हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्लास 9th में नहीं, ये काफ़ी आगे तक आपके काम आता है। तो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था मैथ्स के, दैट वाज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होता है फैक्टराइजेशन। मीन्स कोई भी अगर टर्म्स आपको मल्टीपल की फॉर्म में लिखे, मीन्स मल्टीप्लाई हो रखे हैं a प्लस बी इंटू सी प्लस डी टाइप में, और अगर हम उनको एक्सपैंड कर देते हैं, सबको आपस में मल्टीप्लाई करके जनरल टर्म की फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। और अगर हम उनको अलग अलग टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो जो फॉर्मूले, जो आइडेंटिटीज हमने यूज की थी किसमें, एक्सपेंशन में, वही आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन में। तो हमने कौन सी आइडेंटिटीज यूज की थी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वहां पे हमने बिल्कुल उल्टा यूज किया था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा आपको पता है दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। देन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। उसके अलावा और भी आइडेंटिटीज आपने यूज की थी, दैट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब या ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये आइडेंटिटी हमने यूज नहीं की थी, दैट इज इक्वल टू, ये कितना होता है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से हमारे पास होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस ए बी होगा प्लस बी स्क्वायर होगा, राइट। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको हमको यूज करना है। उसके अलावा और भी आपके पास आइडेंटिटीज हैं, फॉर एग्जांपल जो आपने लास्ट टाइम पढ़ी थी, दैट इज ए स्क्वायर या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये क्या होता है, दैट इज a प्लस बी होल क्यूब। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू a माइनस बी होल क्यूब। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा एक और आइडेंटिटी है, वो थी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो एक्सपेंडेड टर्म है, जो आपने ऑलरेडी एक्सपेंड की हुई हैं, उनको हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, उनको हम लिख रहे हैं दो अलग अलग टर्म्स की, दो या दो से ज्यादा टर्म्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब आपके पास एक और फैक्टराइजेशन की कंडीशन आती है, कभी भी अगर आपके पास इस तरीके की कोई टर्म आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरली आपके पास इस तरीके की एक टर्म आती है, इस तरीके का कोई एक्सप्रेशन आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको आप कहते हैं। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आपको क्या करना है, एक्सपैंड करना है, या फिर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको फैक्टराइजेशन करना है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो इसी तरीके से लिखी जाती हैं। ये सब एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही हैं। तो ये इसकी कुछ जनरल फॉर्म्स हैं, तो जनरली हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं। अब आप इसको फैक्टराइज किस तरीके से करते हो, तो इसके लिए हम एक तरीका यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को हम क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। और उसको किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया ए और ये हो गया हमारे पास सी। तो ध्यान रखिए a इंटू सी का जो प्रोडक्ट है, क्या हो गया, a इंटू सी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो b को हम स्प्लिट करते हैं, b को मान लेते हैं हम b1 प्लस b2 में आपने स्प्लिट कर दिया, तो b1 इंटू b2 क्या होना चाहिए, b1 इंटू b2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, a इंटू सी होना चाहिए। और b1 प्लस b2 किसके इक्वल होना चाहिए, b के इक्वल, क्योंकि b को ही तो आपने स्प्लिट करके b1 प्लस b2 लिखेंगे हम। तो इसका आपको ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब इसको किस तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं, मीन्स कैसे हम पता करेंगे कि कैसे इसको स्प्लिट करें, कि b को किस तरीके से 1 प्लस 2 लिखें, 3 प्लस 4 लिखें, तो वो हम अभी देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपको ये फैक्टराइजेशन का
जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम एक्सपेंशन का बिल्कुल अपोजिट वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आपको किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बनाना है ताकि आप कोई आइडेंटिटी यूज कर पाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी वाई का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हो। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप की आइडेंटिटी बन गई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए की जगह पे ये है और बी की जगह पे ये है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई इंटू ए एक्स माइनस बी वाई। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आपने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। तो ये क्या हो गया, आपका फैक्टराइजेशन हो गया। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी सेम है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, तो आपको पता है 36 6 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई। तो ये क्या हो जाएगा, 6 एक्स वाई प्लस 1 इंटू 6 एक्स वाई माइनस 1। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। उसी तरीके से आपके पास थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है 5 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स प्लस 3, इसको मैंने कहा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि आप मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो प्रोडक्ट होता है कोफिशिएंट का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट, दैट इज 5 इंटू 3, कितना होता है ये 15। तो 16 को आप इस तरीके से स्प्लिट करोगे कि वो जो टर्म्स आए वो क्या है, उनका सम तो 16 आए बट प्रोडक्ट क्या है 15 आए। तो कौन सी टर्म्स हैं जिनका सम 16 होता है, प्रोडक्ट 15 होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 एक्स स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं प्लस 15 एक्स प्लस 1 एक्स। तो इसका देखिए, इसका कोफिशिएंट क्या है 15 है और इसका 1 है। तो 15 इंटू 1 कितना होता है, 15 होता है। और 15x प्लस x कितना होता है, 16x होता है। तो ध्यान रखिए ये जो है 16x, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो एक बार चेक करके जरूर देख लीजिए कि ये 16x को आप 15x प्लस x जो लिखा हुआ है आपने, वो क्या सही लिखा हुआ है। तो मैंने चेक किया कि 15x प्लस x को मैं 16x को मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस 3, इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। और अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। अब हम क्या करेंगे, इन फर्स्ट टू टर्म्स में जो कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है आपको, 5 मिल रहा है और साथ में आपको x भी कॉमन मिलेगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे x प्लस 3, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम क्या कॉमन मान लेंगे, 1 कॉमन मान लेंगे। तो क्या बचेगा x प्लस 3। और अब इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू 5x प्लस 1। x प्लस 3 को आप इन दोनों में से कॉमन ले लोगे, इधर बचेगा 5x, इधर बचेगा प्लस 1। तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 5x प्लस 1। दिस इज योर सॉल्यूशन। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये आपने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब देखिए यहां पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ध्यान से देखिए, इसका कोफिशिएंट है 1 और इसका कोफिशिएंट है 12। तो 12 इंटू 1 कितना होता है, प्रोडक्ट 12 होता है। अब देखो यहां पे है हमारे पास माइनस 7। तो अब आप खुद सोचिए कि ये नेगेटिव टर्म है और जो प्रोडक्ट आता है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आ सकता है, जो दो नंबर में आप स्प्लिट करोगे, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप एक नेगेटिव करो और एक पॉजिटिव करो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब 12 देखिए, 7 को क्या क्या लिख सकते हैं हम, 12 6 इंटू 2 होता है तो 6 प्लस 2, ये तो 7 नहीं होता, माइनस 6 माइनस 2 तो माइनस 8 हो जाएगा। देन 4 इंटू 3 भी 12 होता है, तो 4 इंटू 3 12 होता है। तो आप माइनस 4 माइनस 3, तो माइनस 4 इंटू माइनस 3 भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3x। तो एक बार चेक कर लीजिए, प्लस 12, तो माइनस 4x माइनस 3x। चेक कर लीजिए एक बार कि माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x के इक्वल होता है क्या, नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और दूसरी चीज माइनस 4 इंटू माइनस 3 इक्वल टू 12 होता है या नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो क्या कर लेंगे अब, इन दोनों से देखिए, इन दोनों टर्म से, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म से, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा x माइनस 4 माइनस, इन दोनों में से देखिए 3 कॉमन मिलेगा आपको, तो माइनस 3 कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ पे बचेगा x माइनस 4। माइनस क्यों बचेगा, क्योंकि नेगेटिव आपने
कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों से देखिए x-4 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x-4 इंटू x-3। सो दिस इज योर सॉल्यूशन। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। उसी तरीके से देखिए, तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ध्यान रखना है आपको कि जिन दो टर्म्स में आप स्प्लिट करते हो, कंफ्यूजन जरूर हो सकता है आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये जो टर्म्स आपको दिख रही हैं, ये दोनों टर्म्स एक बार चेक करके देख लीजिए कि -4x -3x -7x के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। और दूसरी चीज क्या ध्यान देनी है आपको कि -4 इंटू -3 इक्वल टू 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। तो बस आगे बढ़ जाइए, इसका मतलब आप सही कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास p² + 5p - 36। तो अब यहां पे देखिए p² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और इसका है -36। 1 इंटू -36, ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जबकि यहां पे क्या है, पॉजिटिव है। तो अब आपको पता है कि यहां पे मेरे पास पॉजिटिव टर्म दी हुई है और यहां पे नेगेटिव टर्म दी हुई है। तो दो नंबर में स्प्लिट करना है इसको, जिनका प्रोडक्ट जो होता है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब उनमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि दोनों नेगेटिव हो गए तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट मुझे चाहिए नेगेटिव, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब मिलेगा, जब 5 को आप किस तरीके से स्प्लिट करोगे कि एक टर्म क्या है, पॉजिटिव आए और एक नेगेटिव आए। तो -36 देखिए, तो -36, 6 -1 को आप 5 लिख सकते हो, 6x या 6p - 5 1p दैट इज 5p, लेकिन 6 इंटू 1 36 नहीं होता है। देन 7 - 2 ये भी 36 नहीं होता है। 8 - 3 ऐसे चेक कर दीजिए। 9 - 4 में आ रहा है, देखिए p² इसको लिख सकते हैं प्लस 9p - 4p - 36, यहां पे आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए 9p एक बार चेक कर लीजिए, 9 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू -36, काम बन गया। और 9p - 4p इक्वल टू +5p, ये भी आ रहा है। इसका मतलब आप सही कर रहे हो। तो ये आप यहां पे सब कुछ सही कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से कुछ कॉमन ले लेंगे। क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ पे p कॉमन आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू, ये इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, p इंटू, बाकी क्या बच रहा है हमारे पास, p + 9, अगला क्या आ रहा है हमारे पास, -4, और साथ में क्या आ रहा है, 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचेगा, p + 9। तो यहां से मुझे मिलेगा p + 9 इंटू p - 4, और ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल आपको सॉल्व करने में ये क्वेश्चंस लगेंगे, अगर आप ये चीज समझ जाओ। अगर कंफ्यूजन होता है तो कुछ मत कीजिए, प्लस माइनस का कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ नहीं करना आपको। एक बार चेक कर लीजिए कि आप जो ये 9p - 4p लिखा है आपने, वो 5p के इक्वल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आप कभी क्या कर देते हो, गलती से वो -9p + 4p कर लेते हो, तो वहां पे गड़बड़ हो जाती है। आपका फैक्टराइजेशन तो हो जाता है लेकिन वो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि -9p + 4p क्या होता है, -5p होता है, जबकि यहाँ पे +5p चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम +9p - 4p रखेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 2x², क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज 2x² - 7x - 15। अब यहां पे देखिए -15 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू -30, और यहां पे क्या है मेरे पास, -7। टर्म नेगेटिव है और प्रोडक्ट भी मुझे नेगेटिव चाहिए। तो प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए, तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब आता है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव। ध्यान रखिए, जब भी मुझे प्रोडक्ट नेगेटिव चाहिए तो जब इसको स्प्लिट करेंगे तो एक पार्ट क्या होगा, इसका नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। अदरवाइज आपको नेगेटिव प्रोडक्ट कभी भी नहीं मिल सकता। अगर दोनों को नेगेटिव रखोगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर एक को दोनों को पॉजिटिव रखोगे तब तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे कि 7x को इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि एक पार्ट इसका नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। लेकिन यहां पे -7x है, तो देखिए ऑब्वियस है कि जो बड़ा वाला पार्ट होगा वो नेगेटिव होगा, छोटा वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, ताकि ओवरऑल जो सम आए वो नेगेटिव आए। क्योंकि जो बड़ा सम होता है, यहां पे क्या था, पॉजिटिव था, +5p था, तो बड़ा वाला पार्ट क्या है, 9p, ये पॉजिटिव है, और छोटा वाला पार्ट क्या है, 4p, ये नेगेटिव है। तो तब सम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे उल्टा करना है, बड़ा वाला पार्ट नेगेटिव होना चाहिए, छोटा पॉजिटिव होना चाहिए। 30 देखिए, 30 क्या होता है, 10 इंटू 3, तो 10 - 3 ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, 2x² - 10x + 3x - 15। तो अगर डाउट हो रहा है तो एक बार चेक करके देख लीजिए। तो मैंने क्या कहा, 2 इंटू -15 ये होता है -30, और यहां पे देखिए कोफिशिएंट्स क्या है, -10 इंटू +3, तो -10 इंटू 3 क्या होता है, ये भी -30 होता है।
सही कर रहे हैं। एक और चीज चेक कर लीजिए कि -10x + 3x वो -7x के इक्वल होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी सही कर रहे हैं। यहाँ पे आप 10x - 3x मत लिख देना, क्योंकि +10x - 3x लिखोगे तो गलत क्या हो जाएगा कि +10x - 3x वो -30 प्रोडक्ट तो होता है, पर 10x - 3x 7x होता है ना कि -7x। तो इसी चीज का हमको ध्यान रखना है, इसीलिए मुझे बार बार ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अब हम सही कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है और साथ में x कॉमन आ रहा है, तो 2x कॉमन आ गया, बचेगा हमारे पास x और साथ में -5 प्लस यहाँ दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x - 5। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x - 5 कॉमन ले लेते हैं, इधर क्या बचेगा 2x + 3 एंड दिस इज योर फैक्टराइजेशन। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कभी भी आपके पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है। कुछ नहीं करना है आपको, प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होता है, लास्ट टर्म तो सिर्फ कोफिशिएंट है, तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होना चाहिए, वो जिसको आप मिडिल टर्म को आप एक्सपेंड करोगे, मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करोगे, तो उन दोनों के कोफिशिएंट के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, आपको एक बार करना है और उसके बाद आपको चेक करना है कि जो स्प्लिट किया आपने वो स्प्लिटेड फॉर्म जो है वो उसी के इक्वल है कि नहीं, और दूसरा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। कुछ और क्वेश्चंस आपके पास हैं, जैसे 27x³ + 8y³ क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। दैट इज 27x³ + 8y³। तो ये क्या कह रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो कोई भी फॉर्म नहीं मिल रही है मुझे, यहाँ पे मिलेगी x³ + y³ की फॉर्म। कहाँ है, a³ + b³ वाली फॉर्म। तो क्या होता है a + b × a² - ab + b²। तो यही फॉर्मूला हमको यूज करना है, लेकिन ये a³ + b³ की फॉर्म नहीं है, तो इसको पहले बनाना पड़ेगा। 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 3x³ + 8y को हम क्या लिख सकते हैं, 2y³। तो ये हो गया हमारा a और 2y हो गया हमारा b। तो क्या हो जाएगा a + b दैट इज 3x + 2y × a² यानी 3x² प्लस माइनस क्या होता है ab दैट इज 3x × 2y प्लस b² दैट इज 2y²। तो ये कितना हो गया आपके पास, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3x + 2y × यहाँ पे 3x² है, कितना हो जाएगा हमारे पास 9x² -3 × 2 दैट इज 6xy प्लस 2y दैट इज 4y²। तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं एक्सपेंड। तो इसको एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल नहीं था, काफ़ी इजी इसका एक्सपेंशन था। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, ये कहता है 279p³ - 8q³। तो 279 ध्यान रखिए यहाँ पे है, सॉरी 729 हमारे पास यहाँ पे है, तो 729p³ माइनस हमारे पास है 8q³। तो 279 नहीं है 729 है, तो 729 को आप फैक्टराइज कीजिए। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता देता हूँ, 729 होता है 9 का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 9p³ माइनस ये हो जाएगा 2q² तो फिर से a³ - b³ वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो दैट इज इक्वल टू 9p - 2q इंटू क्या हो जाएगा 9p²। यहाँ पे 9p² मत लिख दीजिए गलती से, क्योंकि 9p का पूरा का स्क्वायर आएगा। तो कभी कभी आप गलती कर देते हो, जैसे यहाँ पे मैंने 3x² किया तो 3 का भी स्क्वायर आएगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे 9 का भी स्क्वायर आएगा। प्लस साथ में क्या होता है 2ab दैट इज 9p इंटू 2q प्लस b² दैट इज 2q²। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है इन दी एंड 9p - 2q, 9p - 2q, साथ में आपको मिल रहा है 81p², 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, प्लस 9 × 2 दैट इज 18pq, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4q²। सो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये कह रहा है 3x - 5y राइट का होल क्यूब प्लस 5y - 9z का होल क्यूब प्लस 9z
माइनस 3x का होल क्यूब। इसको आप कैसे एक्सपेंड करोगे? तो बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको। अगर आप इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे और उसके बाद फैक्टराइजेशन करोगे, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इस तरीके से नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको एक फॉर्मूला याद करना है। कौन सा वाला? आपको याद होगा, एक फॉर्मूला होता था हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता था? इक्वल टू होता था 3xyz। वो कब होता था? इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 3xyz होता है। तो मैंने एक्सपेंशन के टाइम पे ये फॉर्मूला आपको बताया था। तो यहां पे देखिए, x की जगह पे कौन है? ये x की जगह पे कौन है? 3x प्लस 5y। y की जगह पे कौन है? 5y प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, 3x माइनस 5y। 5y माइनस हमारे पास है 9z। और z की जगह पे कौन है? यहाँ पे 9z माइनस 3x। तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, अगर आप सबका सम कर दोगे तो देखिए क्या हो रहा है? 3x से 3x कैंसिल, 9z से 9z कैंसिल, 5y से 5y कैंसिल हो जा रहा है। और आपको मैंने यही चीज बताई कि भाई अगर x प्लस वाई प्लस जेड या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3abc। तो बस, तो यहाँ पे इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 3abc। a क्या है? 3x माइनस 5y इंटू बी क्या है? 5y माइनस 9z इंटू सी क्या है? 9z माइनस 3x। सो दिस इज द एक्सपेंशन। इस तरीके से हम इसका एक्सपेंशन कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल एक्सपेंशन था। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आइडेंटिटी याद रखनी है, अदरवाइज आप कभी भी नहीं सॉल्व कर पाओगे इसको। तो इस तरीके से आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इस तरीके का टफ क्वेश्चन आपको दिखे तो आप चेक कर लेना कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कहीं 0 तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्योंकि 0 हो रहा है क्यूब नहीं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3abc। और सीधा फॉर्मूला लगा देना हमको यहाँ पे, ये लिख के, ये लिख लेना आप कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 3xyz होता है। और यहाँ पे हमने प्रूव भी कर लिया कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ रहा है? दैट इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक आध क्वेश्चन और हैं, वो भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड प्लस साथ में लिखा है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स ऐसा है तो इंटू एक्स। इसको हम फैक्टराइज कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, फैक्टराइज करने का तरीका क्या है? हम क्या करेंगे, पहले जेड को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस, यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है वाई स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर एक्स, राइट। अब हम देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों टर्म्स को, कौन सी टर्म्स को? जो एक्स स्क्वायर जेड और जेड स्क्वायर एक्स वाली टर्म्स हैं, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एक्स जेड कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से हमने एक्स और जेड कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचेगा? यहां से हमारे पास यहां पे बचेगा एक्स माइनस हमारे पास यहां पे बचेगा जेड प्लस, इसमें हम क्या करेंगे? इन दोनों टर्म्स में वाई स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर एक्स, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? हमारे पास बचा एक्स माइनस जेड। तो x माइनस जेड दोनों से कॉमन आ गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? x माइनस जेड कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, और बाकी बचा हमारे पास एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? आपका फैक्टराइजेशन हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। और देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? x रेस्ट पावर 6 माइनस 279 या 729, तो माइनस 729 हमारे पास यहाँ पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x रेस्ट पावर 6, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 729। 729 किसका स्क्वायर होता है? दैट इज 27 का स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 27। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी। ए हमारे पास एक्स क्यूब है और बी 27 है, इंटू ए एक्स क्यूब माइनस 27। अब आप सोचोगे कि क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे इसमें? हम इसमें
क्या लिख लेंगे इसको, देखिए ये बन रहा है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 27 का हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये बन रहा है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स प्लस 3 इंटू ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी दैट इज 3x प्लस बी स्क्वायर दैट इज प्लस 9 इंटू ये x माइनस 3 ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज 3x इंटू प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर दैट इज 9। तो ये पूरा हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इसको आगे लिख सकते हो, इसको पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 9 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 9। तो यह हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। और अब लास्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कहता है, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz। तो ये आपको कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा होगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z। तो आपको याद होगा फॉर्मूला दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब या प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये इक्वल टू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बस ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल टू, देखिए सेम है, x की यहाँ पे x की जगह पे 2x है, y की जगह पे y है और z की जगह पे 3z है। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर दैट इज 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज हमारे पास आ रहा है y का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दैट इज 3z का होल स्क्वायर माइनस क्या बोला गया एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या हो जाएगा माइनस 2x इंटू वाई माइनस वाई जेड दैट इज y इंटू 3z माइनस जेड एक्स, तो 3z इंटू 2x राइट। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 3z। तो हमारे पास ऑलरेडी है एस इट इज, और ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर प्लस ये y स्क्वायर प्लस ये 3z का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9z स्क्वायर माइनस माइनस 2xy, साथ में आ रहा है माइनस 3yz माइनस 6xz। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप इसको फैक्टराइज कर लोगे। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे क्वेश्चंस कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।